नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ में राज्य के गठन के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। रायपुर में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज मलेशिया के कुआलालंपुर में आसियान और अन्य देशों के रक्षा मंत्रियों के 12वें सम्मेलन में शामिल। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और ब्रिटेन के संबंध जटिल ऐतिहासिक जुड़ाव से गतिशील और दूरदर्शी साझेदारी में विकसित हुए। UIDAI ने AI, ब्लॉकचेन और क्वांटम कंप्यूटिंग के जरिए डिजिटल पहचान को मजबूत करने के लिए आधार दृष्टिकोण 2032 की रूपरेखा जारी की। भारत ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए और जर्मनी में हाइलो ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की उन्नति हुड्डा महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के गठन के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में भाग लेने के लिए राज्य का दौरा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी 14,260 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। आज अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर में सबसे पहले श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल में हृदय रोग का उपचार करा चुके करीब 2,500 बच्चों के साथ दिल की बात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री प्रजापिता ब्रह्म कुमारी के शांति शिखर का उद्घाटन करेंगे। यह आध्यात्मिक शिक्षा, शांति और ध्यान का एक आधुनिक केंद्र है। प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन करने के साथ ही यहाँ स्थापित की गई पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नवा रायपुर में बनाए गए शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक और जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन और अवलोकन करेंगे। इस संग्रहालय में छत्तीसगढ़ के जनजातीय समुदायों के साहस, बलिदान और देशभक्ति की विरासत को संरक्षित और प्रदर्शित किया गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आज दोपहर छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों से जुड़ी 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत की भूमि, सभ्यता और वैदिक परंपराएं शाश्वत हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक दौर में जब भी नई चुनौतियां उभरी हैं और नए सवाल खड़े हुए हैं तो कोई ना कोई महान व्यक्तित्व सटीक समाधान के साथ सामने आया है। दिल्ली में कल अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि गुरुकुल परंपरा का संरक्षण आर्य समाज का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी दयानंद ने लड़कियों की शिक्षा पर बल दिया। स्वामी दयानंद जी युग दृष्टा महापुरुष थे। वो जानते थे चाहे व्यक्ति निर्माण हो या समाज निर्माण, उसके नेतृत्व में नारी शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसलिए उन्होंने महिलाओं को घर की चौखट तक सीमित समझने वाली सोच को ही चुनौती दी। आर्य समाज के स्कूलों में लड़कियों को शिक्षा देने का अभियान शुरू किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अब अपने वैदिक आदर्शों और जीवन शैली को वैश्विक स्तर पर मजबूती से रख रहा है। ये कार्यक्रम महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती और समाज के लिए आर्य समाज की सेवा के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ज्ञान ज्योति उत्सव के अंतर्गत आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सभी लोगों के प्रयासों से देश विज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व को नए सिरे से परिभाषित कर रहा है। आत्मविश्वास से भरा आत्मनिर्भर भारत अब पूरे विश्व को प्रेरित कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में विज्ञान और नवाचार क्षेत्र की प्रगति के बारे में अंग्रेजी दैनिक में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के लेख को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल इंडिया से डीप टेक और चंद्रयान से जैव अर्थव्यवस्था तक नए आयाम स्थापित कर रहा है। बिहार विधानसभा के पहले चरण के चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही चुनाव प्रचार चरम पर पहुंच रहा है। पहले चरण में राज्य के 18 जिलों में विधानसभा की 121 सीट के लिए 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि एनडीए, महागठबंधन और अन्य दलों के वरिष्ठ नेता आज कई रैलियां करेंगे।
भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गोपालगंज, वैशाली और समस्तीपुर जिले में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सीवान और मुजफ्फरपुर में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मधुबनी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और सारण जिले में 9 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुजफ्फरपुर और सारण जिले में एनडीए के वरिष्ठ नेताओं के साथ कई जनसभाओं में भाग लेंगे। वहीं महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव आज मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सीवान, सारण और वैशाली जिले में कई चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और पार्टी सांसद प्रियंका गांधी आज सहरसा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। इधर पटना जिले के मोकामा में हिंसक चुनावी झड़प में एक व्यक्ति की मौत के बाद राजनीतिक दलों के बीच विधि व्यवस्था को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज मलेशिया के कुआलालंपुर में 12वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक ADMM+ में भाग ले रहे हैं। उनका 15 वर्षों के चिंतन और भविष्य के कार्यक्रम विषय पर फोरम को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। रक्षा मंत्री ने कल आसियान भारत रक्षा मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक में भाग लिया। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि वर्तमान अनिश्चित दुनिया में जहां कई पुरानी मान्यताएं और अपेक्षाएं बदल रही हैं, वहीं आसियान भारत संबंध स्थिरता का मजबूत स्तंभ बने हुए हैं। मैरीटाइम सिक्योरिटी इंडिया आसियान एंगेजमेंट का केंद्र बिंदु है। मैं आसियान मेंबर स्टेट्स की सराहना करता हूं, जिन्होंने आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज के दूसरे एडिशन के लिए सहमति अपनी जताई है। इंडो पैसिफिक के सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन रीजनल स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इंडिया का आधे से अधिक व्यापार साउथ चाइना सी और मलक्का स्टेट से होकर गुजरता है, इसलिए सिक्योर मैरीटाइम रूट्स हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री राजनाथ सिंह ने आज मलेशिया के कुआलालंपुर में 12वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक से अलग दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि उन्होंने वियतनाम के रक्षा मंत्री फान वान ग्यांग से भी मुलाकात की। तीनों सेनाओं का महाअभ्यास त्रिशूल पाकिस्तान से लगी पश्चिमी सीमा पर जारी है। नौसेना ऑपरेशन महानिदेशक वाइस एडमिरल AN प्रमोद ने नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि यह अभ्यास 13 तारीख तक चलेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना का दक्षिणी कमान, नौसेना का पश्चिमी कमान, वायुसेना का दक्षिण पश्चिमी कमान तथा तटरक्षक, सीमा सुरक्षा बल और अन्य केंद्रीय एजेंसियां अभ्यास में भाग ले रही हैं। नौसेना इस अभ्यास में 20 से 25 युद्धपोत और वायुसेना के 40 लड़ाकू विमानों के साथ हिस्सा ले रही है। वाइस एडमिरल प्रमोद ने कहा कि इस अभ्यास का उद्देश्य समुद्री बलों और अन्य रक्षा बलों के बीच तालमेल बढ़ाना है। आर्मी के सदर्न आर्मी कमांड, नेवी का वेस्टर्न कमांड, एयरफोर्स के साउथ वेस्टर्न एयर कमांड पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उसमें हमारा मेन उद्देश्य यह है कि हाउ टू एनहांस दिस सिनर्जी between all the maritime forces as well as inter services। नेवी में कम से कम 20 से 25 शिप्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसी हिसाब से एयरफोर्स के भी लार्जर नंबर 40 एंड आर्मी का भी हमारे जो जलश्वा जो शिप LPD है और जो LCUs है लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटीज वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के संबंध जटिल ऐतिहासिक जुड़ाव से गतिशील और दूरदर्शी साझेदारी में विकसित हुए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ब्रिटेन के राष्ट्रीय दिवस समारोह में ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों ने न केवल प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल के अंतर्गत सहयोग का विस्तार किया है, बल्कि संपर्क सुविधा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और महत्वपूर्ण खनिजों के संबंध में इसे और भी प्रगाढ़ किया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने AI, ब्लॉकचेन, क्वांटम कंप्यूटिंग और के माध्यम से भविष्य में सुरक्षित डिजिटल पहचान को मजबूत करने के लिए आधार दृष्टिकोण 2032 की रूपरेखा जारी की। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि ये रूपरेखा भारत की डिजिटल पहचान व्यवस्था को दोबारा परिभाषित करने और अगले दशक के लिए अगली पीढ़ी के डिजिटल शासन को गति देने के लिए व्यापक कार्ययोजना प्रदान करेगी। जीएसटी बचत उत्सव से देश भर के लोगों को लाभ हो रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार ने 22 सितंबर को कई क्षेत्रों में जीएसटी दरों में सुधार के साथ इस उत्सव की शुरुआत की थी। हमारी संवाददाता ने बताया कि इन सुधारों से इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में लोगों को काफी लाभ हुआ है।
नए जीएसटी सुधारों ने कर के बोझ को कम करके और प्रमुख उपकरणों को अधिक किफायती बनाकर इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को बड़ी राहत प्रदान की है। अब टेलीविजन, मॉनिटर और प्रोजेक्टर पर 28% की बजाय 18% जीएसटी लगेगा, जिससे घरों, स्कूलों और कार्यालयों की लागत कम हो जाएगी। इसी प्रकार एयर कंडीशनर और डिश वॉशर पर कर की दर 28% से घटाकर 18% कर दी गई है, जिससे घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स अधिक नागरिकों के लिए सुलभ हो गए हैं। वहीं सौर पैनल और कंपोस्टिंग मशीन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण, जिन पर पहले 12% जीएसटी लगता था, अब 5% कर स्लैब में आ गए हैं, जिससे हरित विकास और स्थिरता को बढ़ावा मिल रहा है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए नई दिल्ली के एक इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर पंकज पांडे ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर जीएसटी में कमी से बिक्री में वृद्धि हुई है और अब उपभोक्ता इन वस्तुओं पर 3 से 4 हजार रुपए तक की बचत कर रहे हैं। अभी जो जीएसटी रिड्यूस हुआ है, उसके बाद एसी का और टीवी में सेल इंक्रीज हुआ है, जो कि अप टू 10% जीएसटी कम हुआ है। इस कदम से घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिल रहा है, आयात पर निर्भरता कम हुई है और पूरे क्षेत्र में बिक्री में वृद्धि हुई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली। भारत ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए हैं। इस पहल ने एक ही महीने में स्वास्थ्य सेवा प्लेटफॉर्म पर सबसे अधिक 3 करोड़ 21 लाख लोगों के पंजीकरण सहित कई रिकॉर्ड बनाए हैं। इसने एक सप्ताह में ऑनलाइन स्तन कैंसर की जांच के लिए सबसे अधिक लोगों के पंजीकरण का रिकॉर्ड भी बनाया है। जर्मनी में हाइलो ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की उन्नति हुडा महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। उन्नति ने क्वार्टर फाइनल में चौथी वरीयता प्राप्त चीनी ताइपे की लिन सियांग टी को हराया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज। धन्यवाद मुकेश। जनसत्ता ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान प्रमुखता से दिया है। सरदार पटेल पूरे कश्मीर को भारत में मिलाना चाहते थे, लेकिन नेहरू ने अनुमति नहीं दी। हिंदुस्तान ने गृहमंत्री का बयान देते हुए लिखा है, भारत निर्माण में पटेल का योगदान अहम। पंजाब केसरी ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा, आर्य समाज ने भारत की वैदिक विरासत और पहचान को संरक्षित रखा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, 10 साल की डिफेंस डील कर यूएस बोला, भारत से रिश्ते और मजबूत। हिंदुस्तान के अनुसार अमेरिका से रक्षा संबंधों में नए दौर की शुरुआत। बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घोषणा पत्र पर दैनिक जागरण लिखता है, राजग के संकल्प पत्र में बिहार में 1 करोड़ नौकरी देने का वायदा। राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है, हर घर नौकरी के जवाब में एनडीए का हर जिले में फैक्ट्री का दाव, सभी फसलों की एमएसपी खरीद की गारंटी। हरिभूमि के अनुसार सेना के लिए भारत में ही अब बनेगी आधुनिक मानव रहित विमान प्रणाली। अमर उजाला का शीर्षक है, ब्रिटेन में 650 करोड़ रुपए में बिकी भारतीय कलाकृतियां, अकबर के कलाकार बसावन की बनाई पेंटिंग 119 रुपए में बिकी। दैनिक भास्कर ने पूर्वानुमान शीर्षक से लिखा है, कड़ाके की सर्दी के आने में हो सकती है देर, रातें रहेंगी गर्म। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के गठन के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। रायपुर में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज मलेशिया के कुआलालंपुर में आसियान और अन्य देशों के रक्षा मंत्रियों के 12वें सम्मेलन में शामिल। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और ब्रिटेन के संबंध जटिल ऐतिहासिक जुड़ाव से गतिशील और दूरदर्शी साझेदारी में विकसित हुए। UIDAI ने AI, ब्लॉकचेन और क्वांटम कंप्यूटिंग के जरिए डिजिटल पहचान को मजबूत बनाने के लिए आधार विजन 2032 रूपरेखा जारी की। भारत ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए और जर्मनी में हाइलो ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की उन्नति हुड्डा महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।